तो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक देख लिया था। आज हम एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, जिसमें ए पार्ट जो मुझे गिवन है वो नोट कर रहा हूँ। ए पार्ट है HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस गिव्स CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O। ठीक है, इस तरह से मेरे पास फर्स्ट पार्ट गिवन है। ओके, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। HNO3 ठीक है, CaOH होल ट्वाइस ठीक है, CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O ठीक है, इक्वेशन ठीक लिखी हुई है। अब देखो, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था, पहले क्या होता था, वर्ड की फॉर्म में दिया होता था या एक स्टेटमेंट गिवन होता था। उस स्टेटमेंट में से हम क्या करते थे, पहले वर्ड इक्वेशन को निकालते थे, फिर वर्ड इक्वेशन को कन्वर्ट करते थे केमिकल इक्वेशन में। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, डायरेक्टली हमें क्या गिवन है, वर्ड इक्वेशन गिवन नहीं है, डायरेक्टली क्या गिवन है, केमिकल इक्वेशन गिवन है। तो ये जो है हमारे पास, इसको हम कहेंगे केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन अगर गिवन होती है तो केमिकल इक्वेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डायरेक्टली बैलेंसिंग स्टार्ट कर देना। तो बैलेंसिंग स्टार्ट करने के लिए एक साइड में लिख लेते हैं रिएक्टेंट, एक साइड में लिख लेंगे प्रोडक्ट, और यहाँ पर लिख लेंगे एलिमेंट, जो भी एलिमेंट इन्वॉल्व है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। ठीक है ना, तो क्या क्या है वो, हाइड्रोजन है, ठीक है, अच्छा नाइट्रेट एक ही साथ लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पर NO3 एक साथ लिख लेता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि NO3 यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ भी एक साथ ही दिखाई दे रहा है, तो NO3 एक साथ लिख लिया। अच्छा, फिर इसके अलावा मुझे कैल्शियम दिखाई दे रहा है और हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर देखो OH दिखाई दे रहा है और यहाँ पर H और O जो है वो अलग अलग दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर OH एक साथ ना लिखकर मैं O और H को अलग अलग लिख लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से कर लेता हूँ। ओके, अब देखो सॉल्व करना बिल्कुल आसान है। फिर से सबसे पहले क्या करना है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिख लेना है, फिर जो जो एटम या पॉली एटॉमिक आयन जो भी इन्वॉल्व हैं उनको लिख लो। तो देखो हाइड्रोजन लिख लिया, ये लिख लिया NO3, Ca लिख लिया, और O और H मैंने देखा अगर एज इट इज OH वहाँ होता तो मैं डायरेक्ट OH लिख लेता, लेकिन मैंने देखा इधर तो OH की फॉर्म में है, लेकिन इधर H और O अलग अलग है ना, तो मैंने O और H अलग अलग लिख लिया। ठीक है ना, अब स्टार्ट करते हैं। तो रिएक्टेंट में जो हाइड्रोजन है वो कितना है, यहाँ पर 1, ठीक है ना। अच्छा, NO3 यहाँ पर कितना है, NO3 1 है। ओके, कैल्शियम कितना है, 1। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने एटम है, देखो यहाँ पर होल का ट्वाइस है ना, तो 2 एटम है यहाँ पर ऑक्सीजन के, और हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2। ठीक है, सब कुछ नोट कर लिया। अब इसके बाद आ जाओ प्रोडक्ट पर। प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितने हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ पर प्रोडक्ट में 2 है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन लिख लिया हमने। अच्छा देखो, हाइड्रोजन मैंने यहाँ पर 2 बार नोट कर लिया, 2 बार नोट करने की जरूरत नहीं है, हमें क्या करना होगा, 1 + 2 लिख लेना होगा स्टार्टिंग में ही। ठीक है ना, क्या करना होगा, 1 + 2 लिख लेना चाहिए। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया 1 और यहाँ पर 2 मिल गए, तो 1 + 2 यहाँ ऐसे लिख लो। ओके, अब प्रोडक्ट में देखो हाइड्रोजन कहाँ पर है, यहाँ पर है, कितने हैं, 2। ठीक है, अच्छा अब इसके आगे NO3 यहाँ पर कितना है, 1, और यहाँ पर NO3 कितने हैं, 2, तो यहाँ पर लिख लो NO3 के आगे 2। ठीक है, कैल्शियम यहाँ पर थे 1 था, और यहाँ पर भी कैल्शियम कितना है, 1। ठीक है, तो प्रोडक्ट में भी 1 लिख लिया। अब ऑक्सीजन की बात करो, तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 2, तो यहाँ पर 2 लिख लिए। यहाँ पर कितने हैं ऑक्सीजन, 1, यहाँ लिख लिया। ठीक है, इस तरह से ये हमने जितने भी एटम थे उन सबको नोट कर लिया। अब फिर से एक बार, हाइड्रोजन जो मैंने यहाँ पर लिखा था वो हाइड्रोजन HNO3 वाला एक H के लिए तो मैंने यहाँ पर 1 लिखा है, ये ध्यान रखना, और यहाँ पर जो 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं ये मैंने 2 यहाँ पर लिखा है, बाकी सब कुछ जैसे जैसे था एज इट इज लिख दिया है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। बैलेंसिंग स्टार्ट करने के लिए आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर जैसे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 दिखाई दे रहे हैं, तो आप क्या करो, यहाँ पर × 2 करा लो, किसको, ऑक्सीजन को, कहाँ पर, प्रोडक्ट में। ठीक है ना, तो प्रोडक्ट में ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई करा लो। अगर ऑक्सीजन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कराया यहाँ पर, तो ऑल्सो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाइड्रोजन से, है ना।
ऑक्सीजन को अगर हम मल्टीप्लाई करा दें किससे, 2 से, तो ऑल्सो किससे हो जाएगा, हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन से भी 2 से मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ पर इंटू 2 हो गया। ठीक है, ये बात क्लियर है सबको। ऑक्सीजन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो प्रोडक्ट में हाइड्रोजन में भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इधर हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, और इधर कितने हैं, 1 और 2। तो इनको 4 बनाने के लिए इसको इंटू क्या करा दें, 2, है ना। तो यहाँ पर भी 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो इंटू 2 ये किसको करवाया हमने, हाइड्रोजन को। कहाँ पर, जहाँ 1 हाइड्रोजन था रिएक्टेंट में। रिएक्टेंट में 1 हाइड्रोजन कहाँ था, यहाँ पर। तो इसका मतलब यहाँ इंटू 2 कराया गया है। जब यहाँ पर इंटू 2 कराओगे तो ऑल्सो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 को हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई कराने पर 2 ऑल्सो नाइट्रोजन से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और या मैं कहूँ नाइट्रेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऑल्सो। ठीक है ना। जब H से कराओगे तो 2 ऑल्सो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, नाइट्रेट से। तो यहाँ पर भी इंटू क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, अब देखो रिएक्शन बैलेंस हो गई क्या, तो आंसर हाँ बैलेंस हो गई। कैसे, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 बना लिया, यहाँ पर जब 2 बनाया था तो ऑल्सो यहाँ पर 2 बनाना पड़ा, तो यहाँ 4 हो गया। फिर यहाँ पर 4 बनाने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कराया, जब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कराया हाइड्रोजन को तो ऑल्सो किससे मल्टीप्लाई हो गया, नाइट्रेट से। तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, ये 2, ये 2, 1 1 2 2 इक्वल हो गया। अब जब ये इक्वल हो गया तो हम क्या कहेंगे, ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ रहा होगा, क्या बन रहा होगा, 2HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस गिव्स CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2H2O। यही आप अपने फाइनल आंसर में लिख देना, 2HNO3, ठीक है, ये इतना बन रहा है, प्लस CaOH का होल ट्वाइस, इसमें कोई चेंज नहीं आया, और CaNO3 होल ट्वाइस प्लस 2H2, इस तरह से। ठीक है ना, इस तरह से ये हो जाएगा। तो ये बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है। तो प्रोसेस वही रहेगी, जब हमें डायरेक्ट केमिकल इक्वेशन गिवन होगी तो एटम लिखो, रिएक्टेंट में क्या क्या है, प्रोडक्ट में क्या क्या है, फिर कहीं से भी आप रैंडम स्टार्ट कर सकते हो अपना, तो हो जाएगा। ठीक है ना, और प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे इसका बी पार्ट देखते हैं, बी पार्ट क्या गिवन है। बी पार्ट में गिवन है NaOH प्लस H2SO4, NaOH प्लस H2SO4 gives Na2SO4 प्लस H2O, Na2SO4 प्लस H2O, इस तरह से गिवन है। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहला काम प्यारे बच्चों हम ये करेंगे कि यहाँ पर हमने देखा कि पहले से ही हमें क्या गिवन है, एक केमिकल इक्वेशन। ओके, अगर केमिकल इक्वेशन ना गिवन होती तो पहले वर्ड इक्वेशन बनाते और वर्ड इक्वेशन से फिर केमिकल इक्वेशन बना लेते, लेकिन डायरेक्टली गिवन है तो बैलेंसिंग डायरेक्ट स्टार्ट कर दोगे। तो यहाँ पर लिखो रिएक्टेंट, यहाँ पर क्या लिख लो, प्रोडक्ट। ठीक है, अब एलिमेंट लिखना स्टार्ट करो। तो Na सोडियम लिख लिया, अच्छा OH, यहाँ पर OH है, इधर OH नहीं दिखाई दिया, इसका मतलब O और H अलग अलग लेकर चलेंगे। तो O अलग ले लो, H अलग ले लो। ठीक है, अच्छा फिर से H हो चुका, SO4 एक साथ दिखाई दे रहा है, SO4 एक साथ वहाँ भी दिखाई दे रहा है, तो SO4 एक साथ लिख लो। ठीक, ये मैंने लिख लिया। फिर से Na लिख लिया, O लिख लिया, H लिख लिया, H लिख चुका, SO4 अलग से लिख लिया। अब SO4 क्योंकि यहाँ पर S और O अलग अलग इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि SO4 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो वो एक साथ लिख लिया मैंने। ठीक है, अच्छा अब रिएक्टेंट में ये कितने कितने हैं ये लिख लो। तो सोडियम यहाँ पर देखो कितना है रिएक्टेंट में, 1। अच्छा O कितना है यहाँ पर, 1, और H कितना है यहाँ पर, 1। ठीक है ना, अच्छा और यहाँ पर H एक जगह और है, 1 तो यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है ना, तो 1 + 2 लिखोगे इसको ऐसे, 1 ये वाला और 2 ये वाले, और SO4 कितना है यहाँ पर, 1, ऐसे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद Na2SO4 की बात करो, यहाँ पर देखो Na कितने हैं, 2, ये प्रोडक्ट में कितने हैं, 2 हैं। अच्छा ऑक्सीजन की बात करो, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 1, और हाइड्रोजन की बात करो, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 2। अच्छा और SO4 की बात करो, SO4 यहाँ पर कितना है, 1। ठीक है ना, तो SO4 इधर भी 1 था और इधर भी SO4 1 था। सोडियम 2, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। ठीक है, ये सब हमने लिख लिया। अब इनको बैलेंस करना है।
बैलेंस करने के लिए आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, बिल्कुल आसान होता है ये सब करना। कैसे? जैसे मान लो यहाँ से स्टार्ट करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। जैसे सोडियम इधर 2 है, इधर 1 है, तो यहाँ पर 2 तो बनाने ही पड़ेंगे हर हाल में, तो यहाँ से ही स्टार्ट कर लो, ठीक है ना। तो सोडियम को 2 बना रहे हैं हम, कहाँ पर? रिएक्टेंट में 2 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो सोडियम को 2 से मल्टीप्लाई करा दो। जब सोडियम को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ऑल्सो किससे कराना पड़ेगा? ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन से। तो ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा ऑल्सो, एंड ऑल्सो हाइड्रोजन से भी हो जाएगा। कौन से वाले हाइड्रोजन से? जो सिंगल लिखा हुआ है, जहाँ 1 लिखा हुआ है, 2 वाला नहीं, 1 वाला। तो 1 वाले से भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। फिर से सोडियम को हमने 2 से मल्टीप्लाई क्यों कराया? क्योंकि इधर 2 था, इधर 1 था, तो सोडियम को हमने 2 से मल्टीप्लाई करा कर ये बैलेंस कर लिया। अब जब हमने सोडियम को 2 से मल्टीप्लाई कराया तो ऑल्सो ऑक्सीजन से भी कराना पड़ा, एंड ऑल्सो हाइड्रोजन से भी, 1 वाले हाइड्रोजन से कराना पड़ा। ये अब हमारे पास आ गया। अब हमने देखा इधर तो ऑक्सीजन 2 हो चुके, बट इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 1 है। तो इनको बैलेंस करने के लिए इधर किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा हमें? 2 से। तो प्रोडक्ट में ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई करा दो। अब जब हमने ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई कराया तो ये ऑल्सो किससे मल्टीप्लाई हो गया? हाइड्रोजन से। तो 2 से ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई कराया तो ऑल्सो हाइड्रोजन भी मल्टीप्लाई हो गया 2 से, ठीक है ना, ये ओके। अब क्या सब कुछ बैलेंस हो चुका है? तो आंसर हाँ बैलेंस हो गया। इधर भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ 2 और 2 4, यहाँ पर भी 2 और 2 4, यहाँ 1, यहाँ 1, ठीक है। तो इसका मतलब सब कुछ क्या हो गया? बैलेंस हो गया। बैलेंस हो गया तो हमारा फाइनल आंसर जो बना वो क्या बन रहा है? तो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है 2NaOH प्लस H2SO4 gives Na2SO4 प्लस 2H2O। दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये बिल्कुल आसान है, ये समझ में आ गया सबको, ठीक है, ये आसान बात है। अब इसके बाद और प्रैक्टिस कर लेते हैं, चलो बी पार्ट के बाद नेक्स्ट सी वाला पार्ट देख लेते हैं। सी वाला पार्ट क्या है वो दिखा देता हूं। सी पार्ट है NaCl प्लस AgNO3, NaCl प्लस AgNO3 gives AgCl प्लस NaNO3, ठीक है, NaCl, AgNO3, AgCl और NaNO3, ठीक है, सही लिखिए इक्वेशन। क्या गिवन है सर? ये गिवन है, ये केमिकल इक्वेशन है ना। अगर स्टेटमेंट गिवन होता तो वर्ड इक्वेशन बनाते, वर्ड इक्वेशन के बाद केमिकल इक्वेशन बना देते, लेकिन ये तो बढ़िया बात ये है कि यहाँ पर पहले से ही केमिकल इक्वेशन गिवन है, ठीक है। तो इसका मतलब डायरेक्ट बैलेंसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट बैलेंसिंग स्टार्ट करो, क्या क्या लिखोगे? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कौन कौन से एटम इन्वॉल्व हैं? एक तो सोडियम दिखाई दिया तो सोडियम लिख लिया, क्लोरीन दिखाई दिया, क्लोरीन लिख लिया, सिल्वर दिखाई दिया, सिल्वर लिख लिया, नाइट्रेट दिखाई दिया, नाइट्रेट लिख लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब इसके बाद सोडियम रिएक्टेंट में कितने दिखाई दिए? 1, क्लोरीन कितना दिखाई दिया? 1, सिल्वर कितना दिखाई दिया? 1, नाइट्रेट कितना दिखाई दिया? 1, ठीक है, नाइट्रेट 1 है, सिल्वर 1, क्लोरीन, सोडियम सब 1 1 है। अच्छा इधर आ जाओ, अब यहाँ पर सिल्वर की बात करो, सॉरी सबसे पहले तो सोडियम देखो कितने हैं, सोडियम 1 है, ठीक है, लिख लिया। क्लोरीन कितने हैं सर? 1 है। अच्छा सिल्वर कितना है? 1 है। अच्छा नाइट्रेट कितने हैं सर? यहाँ पर 1 है। तो ये तो रिएक्शन कैसे है? पहले से कैसी है? बैलेंस है, क्योंकि नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैसे हैं? दोनों साइड इक्वल है। तो ये रिएक्शन पहले से कैसी है? बैलेंस है। और अगर ये पहले से बैलेंस है तो इसका फाइनल आंसर भी यही होगा जो क्वेश्चन में गिवन था। NaCl प्लस AgNO3 क्या दे देता है? AgCl प्लस NaNO3। दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो NCERT की बुक में जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका सी पार्ट पहले से बैलेंस गिवन है, ठीक है ना, तो उसको बैलेंसिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चेक कर लिया कि बैलेंस है या नहीं है। ओके, तो ये हो गया सी पार्ट। अब इसके बाद डी वाले पार्ट पर आ जाता हूँ। डी वाला पार्ट दिखा रहा हूँ।
देखो समझो बच्चा, डी वाला पार्ट देख लो, डी वाला क्वेश्चन नंबर 6 का क्या गिवन है, BaCl2 अच्छा प्लस H2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस HCl, इस तरह से गिवन है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल आसान है ये। कैसे करेंगे, देखो ये हमें गिवन है एक केमिकल इक्वेशन, क्या गिवन है, केमिकल इक्वेशन गिवन है। ठीक है, अब इस केमिकल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर लिखना होगा रिएक्टेंट और यहाँ लिखना होगा प्रोडक्ट। ओके, और यहाँ पर लिखने होंगे एलिमेंट, तो या एटम BaCl और क्या दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन, और क्या दिखाई दे रहा है, सल्फेट SO4। ये बिल्कुल आसान है लिखना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब इसके बाद रिएक्टेंट में बेरियम कितना है, 1, प्रोडक्ट में बेरियम कितना है, 1। अच्छा, क्लोरीन कितना है रिएक्टेंट में, 2, और प्रोडक्ट में क्लोरीन कितना है, 1। ठीक है, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितने हैं, 2, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितने हैं, 1। सल्फेट रिएक्टेंट में कितने हैं, 1, और सल्फेट प्रोडक्ट में कितने हैं, 1। इस तरह के यहाँ पर नंबर ऑफ एटम दोनों साइड गिवन है। ओके, अब इनको बैलेंस करना है। बैलेंस करना बिल्कुल आसान है। कैसे करोगे बैलेंस, सबसे पहले ये तो बैलेंस दिखाई दे रहा है, ये भी बैलेंस दिखाई दे रहा है, ये बैलेंस नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इनको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर इंटू 2 करा देते हैं, तो ये 2 और ये 2 इक्वल हो जाएंगे। ये 2 हमने करवाया है मल्टीप्लाई किससे, हाइड्रोजन से, कहाँ पर, प्रोडक्ट में, तो यहाँ करा दो। अब जब हाइड्रोजन से यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे तो ऑल्सो किससे हो जाएगा, क्लोरीन से। तो ठीक है, यहाँ पर 2 कराने का मतलब है यहाँ पर भी कराना पड़ेगा, ऑल्सो क्लोरीन से भी हो जाएगा। तो अब देखो प्यारे बच्चों, ये 1, ये 2, ये 2, ये 1, सब कुछ क्या हो गया, बैलेंस हो गया। सिर्फ क्या करने से, यहाँ पर इंटू 2 कराने पर हाइड्रोजन से ऑल्सो किससे हो जाएगा, क्लोरीन से। तो हाइड्रोजन से कराने पर क्लोरीन से हुआ और सब कुछ क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो बैलेंस अगर हो गई ये रिएक्शन, क्योंकि नंबर ऑफ एटम बोथ साइड इक्वल आ गए हैं, तो इसलिए जो फाइनल आंसर आ रहा होगा वो रहा होगा BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस 2HCl। यहाँ पर 2HCl आना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। ओके, बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है। इतनी बहुत ज़्यादा जब बैलेंसिंग की प्रैक्टिस कर लोगे तो सब कुछ आसान लगने लग जाएगा। इसके बाद दिखाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 दिखा देता हूँ, ठीक। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट, NCERT एक्सरसाइज चल रही है। NCERT एक्सरसाइज जो बैक एक्सरसाइज होती है उसका क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट पढ़ रहा हूँ। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। पहले से इस बार वर्ड इक्वेशन गिवन है हमें। क्या गिवन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन किससे कराई गई, इसकी रिएक्शन कराई गई प्यारे बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, से कराने पर क्या बन जाता है, तो गिवन है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है प्लस वाटर बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। ये हमें गिवन है। तो देखो पहले से ये क्या गिवन है हमें, एक वर्ड इक्वेशन, ठीक है। इस वर्ड इक्वेशन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा सर, बैलेंसिंग करने के लिए केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है प्यारे बच्चों, ये बात ध्यान रखोगे। तो केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है कैल्शियम का Ca सिंबल हो गया और हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्राइस। ये हमें कैसे पता चला सर, ये कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी पता होनी चाहिए। कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, सेकंड ग्रुप में आता है, और हाइड्रोक्साइड 1 होती है ना। तो 1 यहाँ पर लगेगा, 2 यहाँ लगेगा, तो कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड का 2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐसे बन जाता होगा। ओके, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का तो सबको पता ही होता है CO2। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये तो CaCO3 होता होगा, CaCO3,
है ना, 2 होता है ना दोनों का वैलेंसी, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता होगा, CaCO3 बचता होगा। और वाटर सब जानते ही हैं, H2O। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो गया सर? केमिकल इक्वेशन में। ओके, वर्ड इक्वेशन गिवन थी, केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। अब इसके बाद डायरेक्ट बैलेंसिंग स्टार्ट कर दो। केमिकल इक्वेशन आ चुकी, डायरेक्ट बैलेंसिंग शुरू करो। तो रिएक्टेंट और यहाँ लिख लो प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कौन कौन से एलिमेंट दिख रहे हैं? एक तो कैल्शियम दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर कैल्शियम लिख लो। ठीक है, O दिखाई दे रहा है, O लिख लो। H दिखाई दे रहा है, H लिख लो। अच्छा, और क्या दिखाई दे रहा है? कार्बन दिखाई दे रहा है, तो कार्बन लिख लो। चलो ठीक है, इतने एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं। और O ये हम लिख चुके हैं। अब देखो, रिएक्टेंट में कैल्शियम कितने हैं? 1 लिख लिया। प्रोडक्ट में कैल्शियम कितने हैं? 1, ये लिख लिया। अब ऑक्सीजन पर आ जाओ। ऑक्सीजन इस जगह पर कितने लिखे हुए हैं? 2। ध्यान रखना कितने लिखे हैं? 2। तो यहाँ पर लिख लिया सर 2। अच्छा, प्लस ऑक्सीजन यहाँ पर भी लिखे हुए हैं कुछ, कितने लिखे हुए हैं? 2। तो 2 और 2 4 नहीं लिख सकते हम। ये वाला ऑक्सीजन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला है, ये वाला ऑक्सीजन कार्बन वाला है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला है। तो दोनों को अलग अलग लिखना पड़ेगा। ये वाला O अलग, 2 यहाँ पर, और ये वाले 2 अलग। ठीक है, फिर इसके बाद प्रोडक्ट में देख लो ऑक्सीजन कहाँ कहाँ पर है। एक जगह 3 है ना, और एक जगह 1 है, ऐसे है। ठीक है, ये लिख लिया। अब इसके बाद कार्बन की बात कर लो। कार्बन यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है, तो रिएक्टेंट में 1 लिख लिया। और यहाँ पर कार्बन कितने दिखाई दे रहे हैं? 1, तो यहाँ पर भी 1 लिख लिया। ये ओके, तो ये तो हमने लिख लिए नंबर ऑफ एटम कितने कितने हैं, कहाँ कहाँ पर है, रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आप क्या करोगे? देखो, क्या ये रिएक्शन पहले से बैलेंस है? तो आंसर है हाँ, ये रिएक्शन पहले से बैलेंस है। कैसे? यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ 2 और 2 4, यहाँ पर 3 और 1 4, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1। तो सब जगह नंबर ऑफ एटम कैसे हैं? इक्वल हैं। तो अगर ये पहले से ही अगर इक्वल हैं, तो हमारा जो आंसर फाइनल जो बन रहा होगा वो क्या कहेंगे कि हम ये पहले से ही इक्वल गिवन है। और अगर ये पहले से ही अगर इक्वल गिवन है, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा? फाइनल आंसर हमारा ये बन रहा होगा, CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 गिव्स CaCO3 प्लस H2O। ये हमारा जो आंसर है वो फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए, बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है। अब इसके बाद इसका सेकंड पार्ट दिखाता हूं। ओके, बी पार्ट देखिए इसका क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 NCERT बैक एक्सरसाइज का बी वाला पार्ट गिवन है। जिंक गिवन है, जिंक लिख लेता हूं। जिंक प्लस कह रहा है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट लिख लो, सिल्वर नाइट्रेट लिख लिया। इसके बाद आगे जिंक नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट लिख लिया। ठीक है, इसके बाद सिल्वर। ठीक है ना, इस तरह से। ओके, अब ये जो आपके सामने गिवन है ये क्या है? एक वर्ड इक्वेशन। ठीक है, अगर स्टेटमेंट होता तो पहले ये बनाना पड़ता, लेकिन ये पहले से गिवन है वर्ड इक्वेशन। अब वर्ड इक्वेशन से किस में कन्वर्ट कर लें हम? वर्ड इक्वेशन से कन्वर्ट करेंगे हम इसके केमिकल इक्वेशन में। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन इसकी क्या होगी प्यारे बच्चों? फॉर्मूले वगैरह बता दो मुझे। जिंक, जिंक का सिंबल क्या होता है? Zn। ठीक है ना। ये सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट का क्या आएगा? सिल्वर का Ag और नाइट्रेट का क्या? NO3। ठीक है, लिख लिया सिल्वर नाइट्रेट। अच्छा, जिंक नाइट्रेट की बात करो तो जिंक की वैलेंसी होती है 2 और नाइट्रेट के ऊपर तो 1 आती है, तो इसका मतलब जिंक वाला जो 2 है वो यहाँ पर आ जाता होगा। समझ में आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूँ? जिंक की वैलेंसी और नाइट्रेट की वैलेंसी याद कर लो, जो जो आती जा रही है ना उसकी लिस्ट बनाते जाओ एक एक ऐसे। तो जिंक की वैलेंसी 2, नाइट्रेट की 1, ये इस पर लगती होगी, ये इस पर लगता होगा। तो Zn NO3 का
होल ट्वाइस बन जाता होगा। सिल्वर नाइट्रेट के केस में ऐसा होता होगा, सिल्वर है नाइट्रेट है, सिल्वर +1 होता है, नाइट्रेट -1 होता है, तो ये इस पर लगता है, ये इस पर लगेगा, क्या बन जाएगा, AgNO3 बन जाएगा, है ना। तो जो बैलेंसिंग है, जो अच्छी तैयारी करनी है केमिस्ट्री में, वो क्या कर लो, एक पेज बना लो, उस पेज पर जब भी नहीं आया करे, जो आपको नहीं पता है, तो वो उसकी बैलेंसी लिख लिया करो वहाँ पे, तो वो सब एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी और सब याद कर लेना उनको, बैलेंसी किसकी कितनी कितनी है। वैसे बैलेंसी भी याद करने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए केमिस्ट्री में एलिमेंट का, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन उससे मिल जाती है। तो वो हमने क्लास 9th में सीखा था कि एटॉमिक नंबर पता हो तो उससे बैलेंसी कैसे निकालते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हो, एटॉमिक नंबर से सब कुछ निकाल सकते हो आप। तो एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए बस एलिमेंट का। अब ये आपको पता है, ठीक है। अब इसके बाद प्लस में क्या लिख लूँ, सिल्वर लिख लेता हूँ। अब ये लिख गई केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद अब क्या करना है सर, अब इसकी बैलेंसिंग करानी है। तो थर्ड स्टेप पर आ गए बैलेंसिंग कराना। बैलेंसिंग कराने के लिए यहाँ लिख लो रिएक्टेंट, यहाँ लिख लो प्रोडक्ट, और यहाँ पर एटम लिखते जाओ। एटम नंबर 1 जिंक दिखाई दिया, और क्या दिखाई दिया, सिल्वर दिखाई दिया Ag, है ना, और क्या दिखाई दिया, नाइट्रेट दिखाई दिया। ठीक है, लिख लिया, सारे एटम लिख लिए, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद जिंक, जिंक की अगर हम बात करें तो रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है। सिल्वर की अगर हम बात करें तो सिल्वर रिएक्टेंट में 1 दिखाई दिया और प्रोडक्ट में भी 1 दिखाई दिया, ठीक है। नाइट्रेट की अगर हम बात करें तो ये हमें यहाँ पर 1 दिखाई दिया रिएक्टेंट में, लेकिन यहाँ पर ये 2 दिखाई दिया, ऐसा, ठीक है, ओके। हमने लिख लिया जितने भी एलिमेंट, एटम, पॉली एटॉमिक आयन थे वो सब लिख लिए कि कितने कितने हैं। अब इसके बाद अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो इसका मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसको, नाइट्रेट को। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा दो नाइट्रेट को रिएक्टेंट में, तो नाइट्रेट को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो जब यहाँ कराओगे ना तो ऑल्सो किससे हो जाएगा, Ag से हो जाएगा, सिल्वर से हो जाएगा। तो यहाँ कराने का मतलब है यहाँ पर भी हो जाएगा, सिल्वर से भी हो जाएगा, ठीक है। अब सिल्वर से हो गया, अब क्या करोगे, अब यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया तो यहाँ भी 2 बनाना पड़ेगा, और यहाँ पर 2 बनाने के लिए इनटू यहाँ 2 करा दो, सिल्वर को 2 से मल्टीप्लाई करा दो, कहाँ पर, प्रोडक्ट में, तो यहाँ करा दिया। अब क्या बैलेंस हो गई सब चीज़, तो आंसर है हाँ बैलेंस हो गई, ये 1 1, ये 2 ये 2 ये 2 ये 2, ठीक है। तो इसका मतलब सब कुछ बैलेंस हो गया, बोथ साइड एटम बैलेंस हो गए। तो फाइनल आंसर क्या है सर, Zn प्लस 2 AgNO3 गिव्स ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2 Ag, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैं जो फाइनल आंसर बार बार लिखता हूँ वो क्यों लिखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो हमारी होती है अनबैलेंस्ड इक्वेशन, और बैलेंसिंग करने के बाद ये ऐसी दिखाई दे देगी, ठीक है ना, इस तरह से दिखाई देनी चाहिए। तो ये हमारा फाइनल आंसर होता है, लेकिन क्योंकि अब मैं यहीं पर बैलेंसिंग करता रहता हूँ तो यहीं पर मेरे फाइनल आंसर बन जाते हैं, तो इसको मैं सेपरेट करके लिख देता हूँ फिर से। तो ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट, ठीक है, ये एक आसान वाला क्वेश्चन था। अब इसके बाद आ गया सी पार्ट। सी पार्ट में उसने बोला है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, तो ये भी मैं नोट कर लेता हूँ क्या वर्ड इक्वेशन गिवन है। क्वेश्चन नंबर 7 सी पार्ट, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज चल रही है। एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, इस तरह से क्वेश्चन आया, ओके। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो कैसे करोगे, बिल्कुल आसान है इसको सॉल्व करना। ये सारे फॉर्मूले लिख लो पहले। तो वर्ड इक्वेशन है, इस वर्ड इक्वेशन को किस में कन्वर्ट कर लो, केमिकल इक्वेशन में, केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, करो। एल्यूमिनियम का सिंबल लिख लो, क्या होता है Al प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2, है ना, कॉपर और क्लोराइड, कॉपर की वैलेंसी 2 और सिल्वर की क्लोरीन की -1, ये एक दूसरे पर इस तरह से लगेंगे तो CuCl2 बना देगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा,
ठीक है ना। तो CuCl2 हो गया सर। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ एल्यूमिनियम क्लोराइड पर। एल्यूमिनियम लिख लिया और क्लोराइड लिखूँ सर तो क्लोरीन पर यहाँ पर 3 आ रहा होगा, क्यों? ये तो वैसे पहले भी करके दिखाया था कहीं पे, एल्यूमिनियम +3 होता है, क्लोरीन -1 होता है। तो ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, तो Al ये वाला 3 यहाँ आएगा तो AlCl3 बन जाएगा ऐसा, ठीक है ना। अब इसके बाद आगे बढ़ो, प्लस कॉपर, कॉपर मतलब Cu, सिंबल लिख लिया उसका। क्या बना ली? केमिकल इक्वेशन बन के तैयार हो गई। अब इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करके दिखाओ मुझे, कैसे बैलेंस करोगे? तो सर पहले तो लिख लेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, और इधर लिख लेंगे सारे एलिमेंट या एटम। तो एल्यूमिनियम दिखाई दे रहा है, एल्यूमिनियम के एटम दिखाई दिए, कॉपर के भी दिखाई दिए, क्लोरीन के दिखाई दिए, ठीक है, लिख लिए। तीन एटम दिखाई दिए। अब ये रिएक्टेंट में एल्यूमिनियम कितने दिखाई दिए? 1। प्रोडक्ट में कितना है? 1। कॉपर कितना है रिएक्टेंट में? 1। और यहाँ पर कितना है? 1। प्रोडक्ट में 1 है, ठीक है। क्लोरीन रिएक्टेंट के टाइम पर 2 है, और यहाँ पर कितने हैं? प्रोडक्ट में 3। ऐसे है, ये कंडीशन बन रही है। अब इनको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए क्या करोगे? इस 2 और 3 को बैलेंस करना है, ये तो पहले से ही बैलेंस है। इस 2 और 3 को बैलेंस करना है। अब 2 और 3 को बैलेंस करना तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, मैथ्स में आपने लीनियर इक्वेशन चैप्टर पढ़ा है कि अगर कभी भी जो एलिमिनेशन वाला मेथड होता था, तो एलिमिनेशन वाले मेथड में 2 और 3 को अगर इक्वल बनाना होता तो कैसे बनाते थे? तो आंसर है वहाँ पर इस फर्स्ट इक्वेशन को 3 से और सेकंड वाली को 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं, यही तो करते हैं। तो यहाँ पर भी वही करा दो कि इस वाले इधर 3 से मल्टीप्लाई करा दो और इधर किससे करा दो? 2 से करा दो। 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो देखो क्या बनेगा। 3 से मल्टीप्लाई किसको कराया है? क्लोरीन को। किसको कराया है हमने? यहाँ पर क्लोरीन को कराया, तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया। इधर वाले क्लोरीन को हमने किससे मल्टीप्लाई कराना है? 2 से, ठीक है। तो अब देखो यहाँ भी 6 बन गया, यहाँ भी 6 बन गया, ठीक है ना। अब देखो प्रोडक्ट में जब क्लोरीन को 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्लोरीन को 3 से मल्टीप्लाई कराने पर ऑल्सो किससे हो जाएगा? कॉपर से। ऑल्सो किससे हो जाएगा प्यारे बच्चों? कॉपर से हो जाएगा। तो कॉपर से मल्टीप्लाई करा दिया 3 से, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब क्लोरीन से मल्टीप्लाई कराया हमने 2 को, है ना, तो ऑल्सो एल्यूमिनियम से हो गया, यानी कि इससे हो गया 2 से, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर से देखो, यहाँ 2 लिखा हुआ था, यहाँ 3 लिखा हुआ था। अब 2 और 3 को बैलेंस कैसे कर सकते हैं? तो आंसर है इधर 3 से मल्टीप्लाई करा दो, इधर 2 से करा दो, तो 6 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अब जब यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करा रहे होगे क्लोरीन को यहाँ पर, तो ऑल्सो किससे हो जाएगा? कॉपर से, ठीक है। इधर जब क्लोरीन को 2 से मल्टीप्लाई करा रहे होगे तो ऑल्सो किससे हो जाएगा? एल्यूमिनियम से, ये हो गया। अब इधर हमारा ये तो बैलेंस हो गए, 6 और 6 बन गए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, क्या कि यहाँ पर 3 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ पर इंटू 3 कराओ, कॉपर यहाँ पर 3 बनाओ, तो कॉपर 3 बना दो यहाँ पर प्रोडक्ट में, ये बन गए, ठीक है। अब एक और प्रॉब्लम बची हुई है, क्या कि यहाँ पर 2 है एल्यूमिनियम, है ना, और यहाँ 1 है, तो यहाँ पर भी इंटू क्या कराना पड़ेगा? 2। तो इधर एल्यूमिनियम को 2 से मल्टीप्लाई करा दो। अब सब कुछ बैलेंस हो गया, ये भी 2, ये भी 2, 3 3 6 6, सब कुछ बैलेंस हो गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर बना। क्या बना फाइनल आंसर? कि ट्वाइस ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3 CuCl2 होना चाहिए, और तब ये देगा हमें 2AlCl3 प्लस 3Cu। ये इस तरह से हमें आंसर देगा, ठीक है ना। ये इसका फाइनल आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है कि जब भी एक जगह इवन और एक जगह ऑड नंबर दिखाई दिया करे ना, तो उन दोनों का एलसीएम ले लिया करो। एलसीएम लोगे, जैसे मान लो सर 3 दिखाई देता, या इवन ऑड ना कहकर मैं ऐसा भी कहूँ कि एक जगह 3 दिखाई दिया, एक जगह 5 दिखाई दिया, तब क्या करेंगे सर? तो एलसीएम लो, इधर 3 है, इधर 5 है, तो इधर 5 से मल्टीप्लाई, इधर 3 से मल्टीप्लाई। जब ऐसे नंबर दिखाई दें जो मल्टीपल में ना हो, है ना, जैसे इधर 2 दिखाई देता सर, और मान लो इधर 7 दिखाई देता, तो इधर 7 से कराते, उधर 2 से कराते, है ना, 14 बनाते, एलसीएम दोनों का 14 आता है। तो इस तरह से करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का सी पार्ट। ओके, अब इसके बाद इससे आगे आ जाते हैं। इसके आगे डी वाला पार्ट दिखा देता हूँ। डी वाला पार्ट देख लीजिए कैसे करेंगे।
देखिए नेक्स्ट डी पार्ट में क्या बोला हुआ है वो देख लो, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, प्लस पोटेशियम सल्फेट, ये दोनों मिलकर जब रिएक्शन करते हैं तो ये क्या दे देते हैं, ये बना देते हैं बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, और क्या बना देते हैं, ये पोटेशियम क्लोराइड बना देते हैं, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, ये हमने लिख ली जो वर्ड इक्वेशन हमें गिवन थी। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद वर्ड इक्वेशन को हमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा केमिकल इक्वेशन में। तो बेरियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड, इन सब के हमें क्या पता होने चाहिए, फॉर्मूले पता होना चाहिए। तो बेरियम और क्लोराइड, अब क्या होता होगा सर इसका फॉर्मूला बेरियम क्लोराइड का बताना। तो Ba है और Cl है, तो बेरियम प्लस 2 Cl माइनस 1, तो क्या आता होगा फॉर्मूला निकल कर, BaCl2, ये आता होगा। तो यहाँ पर लिख लो BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम और सल्फेट का क्या फॉर्मूला होता होगा सर, जैसे K लिख लो, पोटेशियम के लिए K लिख लिया और सल्फेट यहाँ लिख लिया। अब पोटेशियम +1 होता है, सल्फेट -2 होता है, मतलब बैलेंस ही -2 होती है। ठीक है ना, तो ऐसे लगा दो, क्या बनता होगा, 2 इधर आ जाता होगा सर और SO4 पर 1 आता होगा, तो वो लिखो मत लिखो एक ही बात है। तो K2SO4 बनता होगा, यहाँ लिख लो, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद बेरियम सल्फेट की बातें करो, तो बेरियम और सल्फेट, बेरियम कितना +2, सल्फेट कितना -2। ठीक है, तो ये इस पर लगेगा, तो ये कैंसिल ही हो जाएंगे, है ना, ऐसे लगेंगे Ba2 और SO4 का होल ट्वाइस, 2 से 2 कैंसिल, क्या बन जाता होगा, BaSO4। तो ये स्टेप उन बच्चों के लिए किए जा रहे हैं जिनको थोड़ी सी दिक्कत होती है फॉर्मूले में कि क्या फॉर्मूला रहा होगा। अब इसके बाद अगला नेक्स्ट क्या है, पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम और क्लोराइड, पोटेशियम +1 क्लोरीन -1, ये इस पर, तो क्या बन जाएगा, KCl। ठीक है ना, ओके, तो ये आ गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। वर्ड इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन थी, ओके, और केमिकल इक्वेशन हमने लिख ली। ठीक है, अब इसके बाद बैलेंसिंग करा देते हैं। बैलेंसिंग कराने के लिए लिखेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ लिख लो एटम Ba, और कौन सा, क्लोरीन, और कौन सा, पोटेशियम, और कौन सा, सल्फेट। ठीक है, क्लोरीन सही से लिखो, क्लोरीन C बनाओ प्रॉपर और L बनाओ। ठीक है, अब BaCl, K और SO4 ये सब लिख लिया। अब क्या करोगे, देखो बेरियम का रिएक्टेंट में कितने एटम है, 1, प्रोडक्ट में कितने हैं, 1, क्लोरीन इधर कितने हैं, 2, वहाँ पर क्लोरीन कितने दिखाई दिए, 1, पोटेशियम इधर कितने दिखाई दे रहे हैं, 2, इधर पोटेशियम कितने दिखाई दे रहे हैं, 1, सल्फेट इधर कैसे कितने एलिमेंट कितने हैं, यहाँ पर एटम 1, और यहाँ पर सल्फेट के कितने हैं, 1। ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब इनकी बैलेंसिंग करा दो। तो बैलेंसिंग तो बिल्कुल आसान सी लग रही है, कैसे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर ×2 करा दो। किसको ×2 करा रहे हो, पोटेशियम को, तो पोटेशियम को ×2 करा दो यहाँ पर। जब पोटेशियम को कराओगे तो ऑल्सो किससे हो जाएगा, क्लोरीन से। जब यहाँ K से कराओगे तो Cl से भी तो हो जाएगा, तो Cl से भी हो गया ये लोग 2 से। तो जब जैसे ही वहाँ पर 2 लिखोगे तो सब बैलेंस हो गया, ये 1 ये 1, 2 2 2 2 1 1, सब बैलेंस है। तो इसका मतलब इसकी बैलेंसिंग में सिर्फ यहाँ पर क्या लिखा जाना था, 2 लिखा जाना था। तो ये K2 इधर है, यहाँ भी हो जाएंगे 2, यहाँ पर Cl2 है, यहाँ पर भी 2Cl हो जाएंगे, SO4 एक इधर है, यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ भी ये 1 है, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, तो ये बैलेंस हो जाएगी और फाइनल आंसर बन जाएगा BaCl2 प्लस K2SO4 मिलकर क्या दे देगा, BaSO4 और 2KCl, इस तरह से। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका
क्वेश्चन नंबर 7 का डी पार्ट। ठीक है, बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। अब इसके बाद इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। तो देखो रिएक्शन के टाइप तो अभी पढ़ाई नहीं है, तो केवल बैलेंसिंग तो लेकिन सिखा सकता हूँ कि बैलेंसिंग करने के बाद क्या रहा होगा। तो टाइप जब सीख जाओगे तो उनके नाम देना भी सीख जाओगे। ठीक है ना। तो पहला जो काम करते हैं इनकी बैलेंसिंग का कर लेते हैं, पहला वाला काम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी एक्सरसाइज चल रही है। बैक में जो क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज। ठीक है ना। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट है पोटेशियम ब्रोमाइड। वर्ड इक्वेशन गिवन है एक, तो वो लिख रहा हूँ, नोट कर लेता हूँ पहले तो इसको। पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन बेरियम क्लोराइड से कराने पर, किससे करा रहे हैं? बेरियम क्लोराइड से कराने पर। नहीं क्लोराइड, ये आयोडाइड है, क्लोराइड नहीं है, आयोडाइड है, तो आयोडाइड लिख लेना चाहिए। ओके, बेरियम आयोडाइड से कराने पर क्या बनेगा? पोटेशियम आयोडाइड। और बेरियम ब्रोमाइड, बेरियम ब्रोमाइड बन जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से बन जाएगा। ओके, वर्ड इक्वेशन गिवन है, वर्ड इक्वेशन गिवन है, और किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसे? केमिकल इक्वेशन में। और केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना देखो कितना आसान होता है, करके दिखाता हूँ। पोटेशियम ब्रोमाइड, तो पोटेशियम के ब्रोमाइड यानी ब्रोमीन, पोटेशियम +1 ब्रोमीन -1, तो इस पर 1 इस पर 1, तो क्या आएगा? KBr। तो इसका मतलब पोटेशियम ब्रोमाइड होता होगा KBr प्लस बेरियम आयोडाइड, तो बेरियम और आयोडाइड, बेरियम +2 और आयोडाइड -1, है ना। तो ये इस पर आएगा, तो Ba और ये वाला 2 यहाँ लग जाएगा, BaI2। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड, तो पोटेशियम और आयोडाइड, आयोडीन यानी कि पोटेशियम +1 आयोडीन -1, ये इस पर, तो K और I बनेगा। 1 1 लगेंगे यहाँ पर, बोले लिखो मत लिखो, एक ही बात है। फिर बेरियम और ब्रोमाइड, अब बेरियम कितना होता है? +2, और ब्रोमीन कितना होता है? -1, ये इस पर, तो BaBr, ये 2 इस पर लगेगा, ये 1 इस पर भी लगेगा, लेकिन उसे लिखा नहीं है, तो BaBr2 बन जाएगा। तो सब आपके फॉर्मूले बना लिए, तो यहाँ पर लिख लो बेरियम आयोडाइड BaI2 गिव्स पोटेशियम आयोडाइड यानी Ki प्लस बेरियम ब्रोमाइड BaBr2। ठीक है सर, यहाँ तक तो ठीक है, फॉर्मूले सब लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बैलेंसिंग करना अब आसान हो गया बच्चों के लिए, धीरे धीरे बैलेंसिंग याद हो जाएंगी तो फॉर्मूले बनाने सीख जाएंगे, फॉर्मूले बनाने सीख जाएंगे तो फिर बैलेंसिंग भी आ जाएगी। अच्छा, अब इसको बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ पर रिएक्टेंट और यहाँ पर प्रोडक्ट। ठीक है, सबसे पहले एटम को नोट कर लें, एटम कर लो नोट, जो जो एटम है क्या क्या है। पोटेशियम दिखाई दे रहा है, ब्रोमीन दिखाई दे रहा है, बेरियम दिखाई दे रहा है, और आयोडीन दिखाई दे रहा है। ये सब हमने नोट कर लिया। अब फिर कितने रिएक्टेंट में कितने प्रोडक्ट में, ये भी नोट कर लो। तो पोटेशियम यहाँ पर है 1, यहाँ पर पोटेशियम 1, ब्रोमीन 1, ब्रोमीन 2 है वहाँ पर। ठीक है, बेरियम रिएक्टेंट में 1 है, बेरियम प्रोडक्ट में भी 1 है, आयोडीन इधर 2 है, इधर आयोडीन 1 है। ठीक है, ये लिख लिया आपने प्यारे बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद बैलेंसिंग की बात आती है, तो बैलेंसिंग तो बिल्कुल क्लियर को मुझे दिखाई दे रही है कि यहाँ पर जो आयोडीन है वो इधर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो हर हाल में आयोडीन को तो 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ तो हर हाल में 2 से मल्टीप्लाई होगा ही होगा। जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा आयोडीन का प्रोडक्ट में, आयोडीन को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ऑल्सो किससे हो जाएगा? पोटेशियम से। तो पोटेशियम को भी प्रोडक्ट में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आयोडीन से करोगे तो पोटेशियम से भी करा दिया। ठीक है,
अब यहाँ पोटेशियम में 2 है लेकिन यहाँ 1 है, तो यहाँ पर भी इंटू क्या करना पड़ेगा 2। अब यहाँ पर पोटेशियम को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे अगर रिएक्टेंट में, तो ऑल्सो किससे हो जाएगा, Br से, तो Br से भी 2 से मल्टीप्लाई करा दो रिएक्टेंट में, ठीक है ना। अब क्या सब बैलेंस हो गया सर, तो आंसर है हाँ बैलेंस हो गया। ये 2 है, ये 2, 1 1 2 2 2 2 सब बैलेंस है। अगर सब बैलेंस है तो फाइनल आंसर क्या है सर, 2 KBr प्लस BaI2 गिव्स 2 Ki प्लस BaBr2, ठीक है ना। ये हमारा फाइनल आंसर रहा होगा। तो बिल्कुल सिंपल सी बात ये है कि वर्ड इक्वेशन गिवन है, वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया, मतलब उनके फॉर्मूले लिख दिए कंपाउंड के। फॉर्मूले लिखने के बाद एटम लिख लिए, रिएक्टर और प्रोडक्ट में वो कितने कितने हैं ये लिख लिए, फिर इधर 2 है इधर 1 है तो इसका मतलब इधर 2 करना पड़ेगा, इधर 2 कराओगे तो यहाँ भी 2 करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कराते हो आयोडीन को तो पोटेशियम से भी हो जाता है। अब इधर पोटेशियम 2 हो गए तो इधर भी पोटेशियम 2 बनाने पड़े, जब इधर पोटेशियम 2 बनाओगे तो Br भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। पोटेशियम को मल्टीप्लाई करने पर Br को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये सब क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो ये चल रहे हैं बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट एट्थ का बी पार्ट, एनसीईआरटी एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, उसका बैक एक्सरसाइज का 8th का बी पार्ट। जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट गिव्स, क्या दे देता है, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड दे देता है प्रोडक्ट में, और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ओके। ये लिखा, ये ठीक लिखा, जिंक कार्बोनेट गिव्स जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम गिवन है, वर्ड प्रॉब्लम क्यों कह रहा हूं मैं, वर्ड इक्वेशन गिवन है, और वर्ड इक्वेशन को किस में कन्वर्ट करना है, केमिकल इक्वेशन में, केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट क्या होता होगा, ZnCO3, है ना, क्या होता होगा जिंक कार्बोनेट क्या होता होगा, ZnCO3, ये ठीक है। और जिंक ऑक्साइड क्या होता होगा सर, ये होता होगा ZnO, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता होगा, CO2। ये सब कैसे लिख दिए, बिल्कुल सिंपल है, जिंक और कार्बोनेट, जिंक +2 कार्बोनेट -2, ये इस पर लगता होगा ये इस पर लगता होगा, तो Zn ट्वाइस और CO3 होल ट्वाइस बनता होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाता होगा, तो ZnCO3 आ जाता होगा, ठीक है ना। तो ये लिख लेना। ZnO कैसे बना दिया सर जिंक ऑक्साइड का, तो जिंक और ऑक्साइड, Zn +2 ऑक्सीजन -2, ये इस पर ये इस पर, तो Zn2O2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बन जाता होगा ZnO। और कार्बन डाइऑक्साइड तो आप जानते ही हो, इतनी केमिस्ट्री तो कम से कम आनी चाहिए। अब ZnCO3 गिव्स ZnO + CO2, इसको हमें बैलेंस करना है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ऐसे लिखोगे, ठीक है ना। अब देखो क्या क्या हमारे पास एटम है, Zn है और क्या है, C है, कार्बन है, और क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। इधर जिंक कितने हैं, 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3, ठीक है। प्रोडक्ट में जिंक 1, ऑक्सीजन नहीं, कार्बन पहले ढूंढो, कार्बन कितने हैं, 1, कार्बन 1 मिल गया। अब ऑक्सीजन एक जगह 1 है प्लस एक जगह 2 है, ऐसे है, ऑक्सीजन एक जगह 1 है एक जगह 2 है, ऐसे है, ठीक है। तो अब इनको बैलेंस करना है, तो ऊपर वाले तो बैलेंस हैं तो इनसे तो कोई लेना देना ही नहीं है, यानी कि इसको बैलेंस करना है, और ये भी सर पहले से बैलेंस है, ये 3 है और देखो 1 और 2 ये भी कैसा है, 3 है, तो ये पहले से बैलेंस है। अगर पहले से बैलेंस है तो इसका फाइनल जो आंसर आता होगा वो क्या होता होगा, तो फाइनल जो आंसर बनता होगा इसका वो यही बनता होगा, ZnCO3 और ZnO और CO2, यही फिर इसका फाइनल आंसर बन जाता होगा। तो यहाँ पर लिख लो ZnCO3 गिव्स ZnO + CO2,
ये समझ गए? नंबर ऑफ एटम ऑन द राइट साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड कैसे हैं? इक्वल हैं। या मैं कहूँ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम इक्वल हैं, इसलिए रिएक्शन ऑलरेडी कैसी है? बैलेंस है, इसलिए इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया प्यारे बच्चों आपका एक आसान वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का सी वाला पार्ट देख लीजिए। सी वाला पार्ट क्या है सर? हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स, क्या दे देते हैं ये? हाइड्रोजन क्लोराइड बना देते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो वर्ड इक्वेशन गिवन है, वर्ड इक्वेशन को किस में कन्वर्ट कर लें प्यारे बच्चों? केमिकल इक्वेशन में। अब प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो गई, अब प्रैक्टिस हो गई तो अब बड़े आसानी से बैलेंसिंग हो जाएगी। हाइड्रोजन का सिंबल H2, क्लोरीन का Cl2 और हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl फॉर्मूला होता है, सब जानते हैं। ठीक है, अब इसको बैलेंसिंग, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, इधर क्या क्या दिखाई दिया? हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन कितने हैं? 2, क्लोरीन कितना? 2। प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितने? 1, क्लोरीन कितना? 1। और इसको बैलेंस करना है। तो ये तो छोटे बच्चों वाला है। छोटे बच्चों वाला कैसे है? इधर 2 हाइड्रोजन है और इधर 1 है, तो इधर ऑफकोर्स 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये लो करा दिया। अब इधर 2 से मल्टीप्लाई कराया हाइड्रोजन को, तो ऑल्सो किससे मल्टीप्लाई हो गया? क्लोरीन से। ठीक है ना? तो ये एक छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक, तो ये बैलेंस हो गई, और बैलेंस होने पर यही हमारा फाइनल आंसर लिख कर आओगे, H2 + Cl2 गिव्स 2HCl। ठीक है ना? ये एक छोटे बच्चों वाला आसान वाला क्वेश्चन हो गया। ओके, अब इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है मैग्नीशियम डी वाला पार्ट, इसका 8th का डी वाला पार्ट। ये तो कर लोगे, इसको हटा देता हूं, डी वाला पार्ट दिखा रहा हूं। एट्थ का डी वाला पार्ट क्या है? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम लिख लिया, लो, प्लस क्या लिखूं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिख लिया। ठीक है, क्या दे देते हैं ये दोनों मिलकर? ये बना देते हैं मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करके मैग्नीशियम क्लोराइड बना देते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस और क्या बना देते हैं? और ये बना देते हैं हाइड्रोजन। ठीक है, ये लिख लिया, हाइड्रोजन बना देते हैं। ठीक है, अब वर्ड इक्वेशन गिवन है, वर्ड इक्वेशन को कन्वर्ट करना है केमिकल इक्वेशन में। तो राइटिंग केमिकल इक्वेशन, ठीक है, कराओ केमिकल इक्वेशन। पहले तो मैग्नीशियम लिख लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है, सब जानते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड की अगर हम बात करें तो MgCl2 होता है। कितना होता है प्यारे बच्चों? MgCl2। और हाइड्रोजन गैस यानी H2, है ना? इस तरह से MgCl2 क्यों होता है ये तो समझ में आ गया होगा। Mg2 होता है, Cl1 होता है, Mg का 2 यहाँ लग गया होगा। अब इसको बैलेंस कराओ, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। क्या क्या एटम दिखाई दे रहे हैं? मैग्नीशियम दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, क्लोरीन दिखाई दे रहा है। मैग्नीशियम कितने दिखाई दे रहे हैं? 1, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 1। अच्छा, इधर मैग्नीशियम 1, क्लोरीन 2 दिखाई दे रहे हैं और हाइड्रोजन 2 दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये बैलेंस नहीं है हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो ऑफ कोर्स इधर 2 है तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करा दो रिएक्टेंट में, क्लोरीन को 2 से मल्टीप्लाई करा दो। अब क्लोरीन को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ऑल्सो किससे हो जाएगा? हाइड्रोजन से हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पर क्लोरीन से कराया तो ऑल्सो किससे हो गया? हाइड्रोजन से। तो नंबर ऑफ एटम आपस में कैसे हो गए? अब इक्वल हो गए, 1 1, 2 2, 2 2। अब कैसे हो गए नंबर ऑफ एटम? इक्वल हो गए।
और नंबर ऑफ एटम इक्वल हो गए तो ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। और अगर ये रिएक्शन बैलेंस हो गई तो फाइनली हमारा आंसर क्या रहा होगा, Mg + 2HCl गिव्स MgCl2 + H2। ये वो बैलेंस रिएक्शन होगी जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करती होगी, फॉलो करती होगी। ठीक है ना, इस तरह से। तो ये हो गया प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 8 का डी वाला पार्ट। ओके, नाउ अब जो नेक्स्ट हमारे पास आने वाला है वो क्या चीज़ है। देखो अभी तक जो हमने किया वो था बैलेंसिंग, और बैलेंसिंग के बाद इस क्वेश्चन नंबर 8 में बताना है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। तो पहले तो हमने अभी तक इस चैप्टर में ये तो देख लिया कि केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। अब केमिकल रिएक्शन जो होती हैं क्या हमेशा एक जैसी होती हैं या उनके कुछ टाइप होते हैं। जब भी एक केमिकल इक्वेशन दिखाई देगी या मैं कहूँ केमिकल रिएक्शन जो हमें दिखाई देती हैं उनके कुछ पर्टिकुलर टाइप हैं क्या, तो आंसर है हाँ। नेक्स्ट क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जिसमें रिएक्शन की डिफरेंट टाइप आपको देखने को मिलेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डबल आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये सारी रिएक्शन के टाइप हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।